वीडियो में आप जानेंगे राजस्व न्यायालय के गठन के बारे में, राजस्व न्यायालय के कार्य, राजस्व न्यायालय के अधिकारी, अधिकार क्षेत्र और कौन कौन से केस सुनते हैं, और अपीली शक्तियां कि कौन किसकी अपील सुनता है। देखिए साथियों, सरल शब्दों में अगर कहें तो जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसी प्रकार रेवेन्यू न्यायालय में तहसील, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी और रेवेन्यू बोर्ड होते हैं। ठीक है। अब साथियों, जैसे मान लीजिए आपका कोई घर का मैटर है, प्लॉट का मैटर है, ठीक है, यानी कि अकृषि जमीन का मैटर है, तो आप उस मैटर की न्याय के लिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है। यदि वही मैटर साथियों आपका कृषि की जमीन का है, तो उनकी अधिकार क्षेत्र, वो किसकी अधिकार क्षेत्र में आएगा? वो आएगा राजस्व के अधिकार क्षेत्र में, और आपको जाना पड़ेगा राजस्व न्यायालय में, यानी कि तहसील में। ठीक है। आप कृषि मैटर को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको जाना होगा रेवेन्यू कोर्ट में, तहसीलदार के यहाँ तहसील में जाना पड़ेगा। ठीक है। अब चलिए मैं आपको विधिवत तरीके से समझा देता हूँ पूरी जो इनका कोर्ट, कौन सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें अधिकारी, अपीली, किस प्रकार के केस होते, सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। बस वीडियो को स्किप मत करें, ध्यान पूर्वक सुने। साथियों एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों सबसे पहले रेवेन्यू बोर्ड में शुरुआत होती है, सबसे पहली सीढ़ी जो है वो है तहसील। ठीक है। अब देखिए साथियों, यदि आपका कोई कृषि संबंधी मैटर है, ठीक है, मान लीजिए दाखिल खारिज है, खेती का बंटवारा है, 32/38 है, कब्जाधारी की बेदखली है, पट्टा से संबंधित है, यानी कि कृषि जमीन का अगर मैटर है, और इस मैटर के समाधान के लिए आप जाएंगे तहसील में, जो भी आपकी तहसील हो, उपखंड हो, वहां आप जाएंगे। ठीक है। वहां पे कई कोर्टें होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे छोटी कोर्ट होती है नायब तहसीलदार की, फिर उससे बड़े होते हैं न्यायिक तहसीलदार, और उससे बड़े तहसीलदार। देखिए साथियों, क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके दाखिल खारिज से संबंधी मैटर है, ठीक है, या धारा 67 से संबंधी मैटर है, ठीक है, तो वो जाते हैं तहसीलदार के न्यायालय में। ठीक है। और तहसीलदार जो है वो सबसे बड़े होते हैं, नायब तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक में। तो वो फाइलों को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि फाइलें बहुत कोर्ट में आ जाती है, तो कुछ फाइलें तहसीलदार न्यायिक को भेजेंगे, कुछ फाइलें नायब तहसीलदार को भेजेंगे, कुछ फाइलों का निपटारा खुद करेंगे, खुद सुनेंगे। ठीक है। तो 3 जगह फाइलें बन जाती हैं और केसों की धड़ाधड़ सुनवाई होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए दाखिल खारिज है, भाई किसी की वसीयत कर दी थी, उसके आधार पे आपको दाखिल खारिज कराना है, कहीं ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा है तो धारा 67 की फाइल सुननी है, तो ये सब जो है तहसीलदार के यहाँ जाते हैं और वो बंटवारा कर देते, कुछ तहसीलदार न्यायिक और कुछ नायब तहसीलदार को। ठीक है। फिर सुनवाई होती है। अब मान लीजिए आपका वसीयत संबंधी कोई तहसीलदार के यहाँ केस चल रहा था, ठीक है, आप वहां हार गए, ठीक है, आपके अगेंस्ट फैसला आया, आपका आरोप है कि तहसीलदार ने भाई रिश्वत खा ली, क्योंकि रिश्वतखोर तो होते ही है तहसीलदार। ठीक है। तो आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा, सबको वही करता है कि अपील करेंगे, हम बड़े न्यायालय में जाएंगे। ठीक है। तो तहसीलदार से अगर आप हारते हैं, तहसीलदार के आदेश की अपील, चाहे न्यायिक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसीलदार की अपील जो होती है वो होती है साथियों, एक और कोर्ट होता है तहसील में ही, वो होता है उप जिला अधिकारी का कोर्ट, यानी कि सहायक कलेक्टर बोला जाता है, उसके यहाँ आप अपील करें। ठीक है। जैसे मान लीजिए तहसील में तहसीलदार के यहाँ चल रहा था, या नायब तहसीलदार है, न्यायिक तहसीलदार के यहाँ आप हार गए, उसने आपको हरा दिया कि भाई ये जमीन जो आपके नाम नहीं दाखिल खारिज की जाएगी, फलाने के नाम की जाएगी, तो आप अपील करेंगे तहसील में ही उप जिला अधिकारी के न्यायालय में। ठीक है। अपील सुनते हैं उप जिला अधिकारी। ठीक है। वो भी इसमें, अब उप जिला अधिकारी भी 2 होते हैं कई तहसीलों में, उप जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी न्यायिक, क्योंकि भाई उप जिला अधिकारी के पास भी बहुत काम होता है, अपीलें सुनना है और बंटवारे मैटर सुनना है, बहुत कार्य होता है। तो उप जिला अधिकारी कुछ फाइलें उप जिला अधिकारी न्याय को ट्रांसफर करेंगे, कुछ खुद रखेंगे। ठीक है। अब एक तो उप जिला अधिकारी अपीलें सुनते हैं, दूसरी कई मुकदमे भी सुनते हैं जो कि तहसीलदार नहीं सुन सकते, जैसे मान लीजिए बंटवारा का हो गया, बेदखली का हो गया, अभिलेखों में संशोधन का हो गया, ठीक है, मेड़बंदी का हो गया, ये डायरेक्ट उप जिला अधिकारी के न्यायालय में जाते हैं। ठीक है। अब साथियों मान लीजिए आप तहसीलदार से भी हार गए,
और उप जिलाधिकारी के यहाँ से भी हार गए। अभी रास्ता खुला है, अब आप जा सकते हैं कमिश्नरी, ठीक है, जो कि मंडल बोला जाता है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले एक कोर्ट और छूट गया, वो छूट गया कलेक्ट्रेट। मैं आपको बता दूँ कि साथियों कलेक्टर को भी कई मुकदमे सुनते हैं। जैसे मान लीजिए आपको परमिशन लेनी है तो एडीएम सुनते हैं, ठीक है, एडीएम के यहाँ फाइल जाएगी, वो भी मामलों की सुनवाई करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए उप जिला अधिकारी या तहसीलदार ने कोई आदेश बीच में कर दिया है तो रिवीजन भी कलेक्टर के यहाँ कर सकते हैं। कलेक्टर के यहाँ अपील नहीं, रिवीजन होती है सहायक कलेक्टर की, ठीक है। और कुछ मामले स्वयं कलेक्टर भी सुनते हैं, जैसे मान लीजिए नक्शा संशोधन हो गया, ठीक है, नक्शा गलत बना दिया, तो ऐसे मामले कलेक्टर के यहाँ जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए तहसीलदार के यहाँ से आप हार गए, उप जिला अधिकारी के यहाँ से हारते हैं तो आपको जाना पड़ेगा कमिश्नरी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश 18 कमिश्नरियों में विभाजन है, 18 मंडलों में विभाजन है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए साथियों उप जिला अधिकारी के यहाँ कोई केस चल रहा था, उप जिला अधिकारी के यहाँ से हार गए तो उसकी अपील भी कमिश्नरी को होगी, ठीक है। कई ऐसे केस होते हैं, जैसे मान लीजिए बंटवारे में कुरा गलत बना दिया, गलत बंटवारा कर दिया, मेड़बंदी में कोई गलत आदेश दे दिया, तो अपील कहाँ होगी? उसकी अपील होगी कमिश्नरी में। कमिश्नरी कोर्ट होता है रेवेन्यू का, ठीक है, जो कि लगभग 5-6 जिलों को मिलके बनाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आगरा कमिश्नरी है, लखनऊ कमिश्नरी है, कानपुर कमिश्नरी है, इस प्रकार से कमिश्नरियाँ भी होती हैं। अब कमिश्नरियों में कौन कौन होते हैं अधिकारी? कमिश्नरियों में होते हैं साथियों आयुक्त और अपर आयुक्त, ठीक है। मान लीजिए उप जिला अधिकारी ने कोई गलत आदेश दे दिया, आप चले गए साथियों कमिश्नरी में, ठीक है। अब उम्मीद है कि कमिश्नरी में आप जीत जाएंगे यदि आप सही है तो, ठीक है। कमिश्नरी में वही आदेश रखा, आप कमिश्नरी के आदेश से भी संतुष्ट नहीं है तो साथियों एक चीज़ और है, कमिश्नरी की भी आप अपील कर सकते हैं। वो कर सकते हैं साथियों आप रेवेन्यू बोर्ड में, ठीक है। रेवेन्यू बोर्ड जो होता है यानी कि राजस्व परिषद जो होता है, वो राजस्व न्यायालय का आप हाईकोर्ट मान लीजिए, प्रोविजन ये है कि रेवेन्यू बोर्ड अंतिम न्यायालय है, ठीक है। रेवेन्यू बोर्ड ने जो फैसला दे दिया है उसकी अपील कहीं भी नहीं हो सकती, ना उच्च न्यायालय में ना सर्वोच्च न्यायालय में। अब 1 मिनट आप रुकिए, ठीक है। देखिए रेवेन्यू तो ये कहता है, रेवेन्यू का कानून जो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है, मान लीजिए जो भी राजस्व संहिता है वो तो ये कहती है कि राजस्व संबंधी जो लास्ट कोर्ट है वो है रेवेन्यू बोर्ड। रेवेन्यू बोर्ड ने अगर आदेश दे दिया वो मानना पड़ेगा, उसके खिलाफ कहीं नहीं जा सकते। लेकिन साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी भी न्यायालय का न्यायाधिकरण के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के सम्मुख रेवेन्यू बोर्ड के मुकदमे संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत लाए जाते हैं। यानी कि कुल मिला के ये है कि रेवेन्यू बोर्ड से भी आप परेशान हो चुके हैं, उसके फैसले से भी अगर संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट को पावर है वो मामला सुनने की 226 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले बेस्ट वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिले।